हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नॉलेज हब। जैसा कि आप लोग जान रहे थे कि आर्डिनो का सेशन हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें दो लेक्चरर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और ये मेरा तीसरा वीडियो अपलोड होने वाला है। ठीक, तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आर्डिनो का नया सेशन स्टार्ट किए थे, तो जिसमें हम लोग ने बेसिक कंप्लीट कर लिया था लास्ट 2 वीडियो में। तो अब लोग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक न्यू वीडियो, ठीक ना, जिसमें हम लोग पूरे आर्डिनो के बारे में अब हम लोग थ्योरेटिकल थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर जो भी पिछले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखने के लिए आए, क्योंकि जो मैंने अपलोड किया वो 2 वीडियो, अगर वो 2 वीडियो आप नहीं देखेंगे तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले के 2 लेक्चर आप लोग देख लीजिए, उसके बाद ही ये लेक्चर को देखने के लिए आएँ, क्योंकि अगर पहले का 2 लेक्चर नहीं देखेंगे तो ये आपको लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ आर्डिनो यूनो। तो आर्डिनो यूनो के बारे में हम सारा डिस्कशन कर चुके थे। बोर्ड के बारे में हम बता दिए थे कि कितने पिन्स होते हैं, कौन से डिजिटल पिन्स होते हैं, कौन सा एनालॉग पिन्स होते हैं, कहाँ पे ग्राउंड होते हैं, पावर जैक का काम क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले वो 2 लेक्चर जो अपलोड किए वो देख ले, उसके बाद ही इस लेक्चर को देखने के लिए आए, अदरवाइज़ आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। तो ये आर्डिनो बोर्ड के बारे में हम सारा चीज़ बता दिए थे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरेटिकल। ठीक, तो ये आर्डिनो बोर्ड है, ठीक, इसके बारे में हम लोग सारा डिस्कशन कर चुके थे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके बारे में, व्हाट इज़ आर्डिनो। ठीक, तो देखिए आर्डिनो, अगर आप आर्डिनो के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो पहले ये जो आपको 3 थिंग्स हैं इसको जानना पड़ेगा, क्योंकि इस तीनों को मिलाकर ही आप कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं या आर्डिनो के बारे में समझ सकते हैं। तो पहला हो गया फिजिकल डिवाइस हार्डवेयर, जैसे आर्डिनो क्या है, एक फिजिकल डिवाइस हार्डवेयर है। तो ये क्या हो गया आपका, एक फिजिकल डिवाइस हार्डवेयर हो गया। उसके बाद फिर क्या आता है, एक प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट आता है। प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट का मतलब ये हुआ कि हम लोग के पास तो फिजिकल आर्डिनो है, लेकिन आर्डिनो क्या है, एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है और ये इसमें प्रोग्रामिंग भी होता है, क्योंकि विदाउट प्रोग्रामिंग का आर्डिनो काम नहीं करेगा। तो इसमें क्या होता है, प्रोग्रामिंग होता है। तो इसलिए हार्डवेयर तो चाहिए ही चाहिए, प्लस उसके बाद क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग प्रोग्रामिंग इसमें नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, आर्डिनो में कोई भी काम या वर्क नहीं हो सकता, ठीक ना। उसके बाद फिर क्या चाहिए, कम्युनिटी ऑफ फिलॉसफी, मतलब पूरा सेट चाहिए, है ना। तो ये थिंग्स है, आप आर्डिनो में काम कर सकते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। उसके बाद हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक, अब आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए, तो क्या है, अब हम लोग थ्योरेटिकल थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल आएगा कि व्हाट इज़ आर्डिनो क्या हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोग थ्योरेटिकल थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए आर्डिनो क्या है, एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म है। तो मतलब ये क्या है, हम जैसे ही पहले बता दिए, तो आर्डिनो क्या है, एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म है। जैसे यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन क्या आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि आर्डिनो क्या है। तो आर्डिनो क्या है, एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। ये चीज़ आप लोग अपने कॉपी में चाहे नोटबुक में ये आप लोग नोट्स कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% श्योर आएगा तो आएगा, ठीक ना। तो ये आर्डिनो क्या है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, जो कि क्या होता है, ईजी टू यूज होता है हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड एंड सॉफ्टवेयर IDE। तो ये तो हो गया आर्डिनो इलेक्ट्रॉनिक्स ये क्या है, ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म है, ठीक ना, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजी टू यूज कर सकते हैं हार्डवेयर, ठीक ना। और इसमें जो प्रोग्रामिंग के लिए सॉफ्टवेयर लगता है वो क्या है, सॉफ्टवेयर है IDE, ठीक ना, IDE, जिसका IDE का फुल फॉर्म होता है इंटरफेस डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक ना।
तो आईडी क्या कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, आईडी का प्लेटफॉर्म क्या होता है। तो आईडी का प्लेटफॉर्म होता है इंटर फेसिंग डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ठीक ना। तो ये समझ लीजिएगा आप लोग कि आईडी का सॉफ्टवेयर का आईडी का फुल फॉर्म होता है इंटरफेसिंग डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। तो ये क्या होता है, आईडी का फुल फॉर्म होता है। अब आईडी क्या है, क्यों देखिए आपके पास तो फिजिकल आर्डिनो है, लेकिन आर्डिनो में क्या चाहिए, प्रोग्राम करना चाहिए। तो प्रोग्राम कहाँ से होता है, तो प्रोग्राम करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं IDE, ठीक ना। ये क्या है, गूगल पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक ना। इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं सिस्टम में, और उसके बाद क्या कर सकते हैं आप लोग, कोडिंग कर सकते हैं। तो आर्डिनो में कोडिंग करने के लिए जो सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है उसको हम लोग बोलते हैं IDE सॉफ्टवेयर। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं, चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड विथ एंड बोर्ड रेगुलेटर पावर सप्लाई USB पोर्ट कम्युनिकेशन विथ PC एंड MTEL माइक्रो कंट्रोलर चिप्स। जैसे कि हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके थे कि आर्डिनो में क्या क्या बोर्ड होता है, ठीक ना। जैसे आर्डिनो में क्या क्या बोर्ड होता है, रेगुलेटेड पावर होता है, पावर सप्लाई USB होता है, पोर्ट होता है कम्युनिकेशन PC। तो ये सारा चीज़ माइक्रो कंट्रोलर होता है। ये सारा चीज़ हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कशन कर चुके थे, ठीक ना। तो इसके बारे में हमको नहीं लगता किसी को ज़्यादा हमको बताना पड़े, क्योंकि इसलिए बोल रहे हैं जो पहले 2 लेक्चर अपलोड किए हैं उस लेक्चर को आप देख लीजिए, उसके बाद ही इस लेक्चर को देखिए ताकि आपको ईजिली समझ में आएगा। क्योंकि हमने क्या किया, सारा चीज़ पहले बता दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट्स, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में थ्योरेटिकल आएगा तो थ्योरेटिकल थोड़ा लिखना है, ठीक ना। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है एनीवन कैन डिटेल इज डिज़ाइन एंड मॉडिफाई ऑफ मैप इन आवर, ठीक ना। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब सब कोई क्या कर सकता है, कोई भी डिटेल हो चाहे डिज़ाइन हो मॉडिफाई हो मैप, इससे आर्डिनो से हम लोग कर सकते हैं, ठीक। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग बता ही देते आर्डिनो बोर्ड के बारे में। आर्डिनो बोर्ड के बारे में हम लोग आपको बता ही दिए थे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या, ये डिजिटल पिन हो गया, ठीक, जैसे ये आपका डिजिटल पिन हो गया, बता ही दिए थे, ठीक। उसके बाद ये देखिए पावर LED हो गया, जब पावर ग्लो करेगा तब ये पावर, ये रीसेट बटन हो गया, ठीक ना। ये हो गया आपका माइक्रो कंट्रोलर हो गया, ये आपका पावर पिन हो गया, ये आपका एनालॉग पिन हो गया, ये आपका रेगुलेटर हो गया 3.3 क्या करेगा, वोल्टेज सप्लाई करेगा। ये जैक हो गया, ये क्रिस्टल ऑक्सीलेटर हो गया, ये क्या है, USB जैक हो गया। तो ये सारा चीज़ हम लोग क्या किए थे, बता दिए थे। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि अगर आप लोग पहला लेक्चर और 2 लेक्चर नहीं देखें तो आप लोग पहला 2 वीडियो देख लें, उसके बाद फिर ही ये वीडियो को देखें ताकि आप लोग को ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो इसमें हमको नहीं लगता है कोई चीज़ बताना, क्योंकि हम सारा चीज़ क्या करते हैं, डिस्कशन कर देते एक, ठीक ना। ये क्या है, तो ये पावर, ये क्या है, ये 13 पिन, जो कि पिन नंबर 13 पे ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये क्या है, RX और TX जब सीरियल कम्युनिकेशन होगा तब क्या करेगा, ये LED ग्लो करेगा। तो ये हम क्या कहते हैं, सारा चीज़ डिस्कशन ऑलरेडी पहले कर चुके थे, ठीक ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं। जैसे देखिए, जैसे ये देखिए यहाँ पे है, जैसे हम लोग कुछ सैम्पल्स लिए हैं। जैसे माइक्रो कंट्रोलर हो गया, कौन सा माइक्रो कंट्रोलर है, तो ATmega 328। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या हो सकता है कि डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है यही माइक्रो कंट्रोलर होगा। माइक्रो कंट्रोलर क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर एक माइक्रो कंट्रोलर नहीं है, बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे एक हम लोग रेफरेंस लिए हैं कि ATmega 328 माइक्रो कंट्रोलर है। उसके बाद आर्डिनो का ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है, तो 5 वोल्ट होता है। ये आपका मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के पर्पज़ के लिए, ठीक ना। कि आपसे पूछ सकता है कि आर्डिनो का ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है, तो 5 वोल्ट। आपसे ये भी पूछ सकता है कि माइक्रो कंट्रोलर में आर्डिनो में कौन सा माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ रहता है, तो ऑप्शन में ये है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो सकता है।
उसके बाद देखिए इनपुट वोल्टेज रिकॉम्बिनेटेड। देखिए ये तो हो गया ऑपरेटिंग वोल्टेज, ठीक है। ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होता है, अलग होता है। ऑपरेटिंग वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज में डिफरेंट है। ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है, मतलब 5 वोल्ट से वो क्या ऑपरेट करना स्टार्ट करेगा, लेकिन रिकमेंडेड इनपुट वोल्टेज कितना, 7 से 12 वोल्ट तक। तो ये चीज़ में डिफरेंट, ये चीज़ में थोड़ा आप लोग को थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछेगा ऑपरेटिंग वोल्टेज तो क्या लगाना है, 5 वोल्ट। अगर आपसे पूछ लिया कि इनपुट वोल्टेज कितना होता है तो 7 से 12 वोल्ट, ठीक ना। तो ये सारा चीज़ क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। उसके बाद आपको, ठीक, उसके बाद इनपुट वोल्टेज लिमिट, तो लिमिट क्या है, 6 से 20 वोल्ट तक है, ठीक। उसके बाद डिजिटल पिन कितने हैं, तो ये चीज़ यहाँ क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे 100% श्योर है कि आएगा ही आएगा। तो इसलिए इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देखिए, समझिए, ठीक ना। तो देखिए, तो यहाँ पे हो गया इनपुट वोल्टेज लिमिट कितना, 6 से 20 वोल्ट। हम लोग मैक्सिमम 20 वोल्ट दे सकते हैं, हम लोग आर्डिनो को मैक्सिमम 20 वोल्ट दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आर्डिनो में कितने डिजिटल पिन होते हैं। तो आपको हम बताए थे कि आर्डिनो में टोटल 14 डिजिटल पिन होते हैं। ये हमने आपको बता दिया था कि आर्डिनो में टोटल 14 डिजिटल पिन होते हैं, ये हम आपको बता दिए थे, ठीक। उसके बाद एनालॉग पिन कितने होते हैं, तो ये भी हम आपको बता दिए थे कि एनालॉग पिन टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये भी हम सारा चीज़ आपको बता दिए थे, ठीक ना। तो ये चीज़ आपको समझना होगा, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गया है और आप किसको देखना चाह रहे हैं, तो इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किए उसको आप लोग देख लीजिए, तब क्या होगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो एनालॉग पिन कितने होते हैं, 6 होते हैं। डिजिटल पिन कितने होते हैं, 14 होते हैं। उसके बाद अब इसमें क्या हो सकता है, इनपुट पिन जो है उसमें कितना करंट चाहिए, ये भी हो सकता है। तो ये है इसमें, देखिए क्या लिखा है, डीसी करंट पर इनपुट पिन, मतलब इनपुट पिन मतलब जितना भी इनपुट पिन है उसमें क्या डिजिटल पिन कितना, तो 40 मिली एम्पियर। उसी बात है डीसी करंट ऑफ 3.3 वोल्टेज पिन, तो इसमें कितना है 50 मिली एम्पियर। अब ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक, ये आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है 3.3 पिन। तो हम लोग चलते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे है 3.3, ठीक ना। तो इसमें कितना करंट होगा, ठीक है। अब ये 3.3 क्या है हम पहले बता दिए, तो एक ही चीज़ को हम बार बार डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि 3.3 हम पहले बता दिए। 3.3 पिन क्या है कि एक इनपुट वोल्टेज सप्लाई है। इससे कोई अगर किसी को अगर पेरिफेरल डिवाइस को अगर इनपुट वोल्टेज देना होगा तो हम लोग 3.3 वोल्ट से क्या कर सकते हैं, उसको सप्लाई दे सकते हैं, ठीक ना। तो ये समझ में आ गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, उस जो 3.3 वोल्ट जो पिन था, 3.3 वोल्ट का जो पिन था, उसमें कितना पावर सप्लाई है, कितना करंट उसमें फॉलो करेगा, तो 50 मिली एम्पियर करंट फॉलो करेगा, ठीक। उसके बाद इसमें फ्लैश मेमोरी हो गया, क्योंकि मेमोरी तो होगा ही होगी। फ्लैश मेमोरी कितना है, तो 32 किलोबाइट का। उसके बाद एफ रैम कितना है, तो 2 किलोबाइट एट मेगा 328। डबल ई पी रोम कितना है, 1 किलोबाइट का है। और क्लॉक स्पीड कितना है, तो 16 मेगाहर्ट्ज़। तो ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि क्लॉक स्पीड कितना है आर्डिनो का, 16 मेगाहर्ट्ज़। एफ रैम कितना है, तो 2 किलोबाइट का है। डबल ई पी रोम कितने का है, 1 किलोबाइट का है। फ्लैश मेमोरी कितने का है, तो 32 बाइट का, 32 किलोबाइट का। तो ये सब सारा चीज़ क्या है आपसे पूछेगा, है ना। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखते हुए अच्छे से समझ पाइएगा, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 100% श्योर बनेगा। इसमें क्या है, इसमें से 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% श्योर आएगा। मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा। ये जब पूरा लेक्चर अपलोड हो जाएगा उसके बाद तब मैं क्या करूँगा, जितना मैं पढ़ाया हूँ 3 वीडियो से, उतने में मैं क्या करूँगा ऑब्जेक्टिव, फिर प्रीवियस ईयर जितना भी हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या करूँगा, डिस्कशन करूँगा इसमें। क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम भी अब क्या है, बहुत ही नज़दीक है।
तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर मेरा ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, मेरा जो ईएस का सेशन चलेगा, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवाएंगे, तो आप अच्छे स्कोर ला सकते हैं, क्योंकि ईएस क्या है, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हम जितना पढ़ा रहे हैं आपको उतना इनफ है, आप इतना पढ़ लीजिएगा तो आप अच्छा मार्क्स एग्ज़ाम में ले आइएगा। मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये जो मेरा सारा लेक्चर अगर ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना, ये 3 वीडियो के बाद मैं ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा, ठीक ना। तो ये सब सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, क्योंकि देखिए इसमें क्या था, एनालॉग भी पिन था, डिजिटल भी पिन था। अब कन्वर्टर कैसे होता है, कन्वर्ट कैसे कहते होता है, ठीक है, क्योंकि एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट तो करना है। ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग एनालॉग दिए तो एनालॉग ही मिलेगा, नहीं ना, क्योंकि एनालॉग दिए तो डिजिटल तो मिलेगा ना, ठीक। तो जैसे देखो व्हाट इज एनालॉग, तो एनालॉग क्या, इट इज़ ए कंटिन्यूस रेंज ऑफ वोल्टेज जस्ट नॉट 0 to 5। एनालॉग का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए ये है एनालॉग, ठीक, ये क्या हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, ये क्या हो गया 5 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक। तो मतलब एनालॉग का मतलब ये हुआ कि हर एक इंस्टेंट पे क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, हर एक टाइम में कुछ ना कुछ वैल्यू है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनालॉग, है ना। मतलब हर एक इंस्टेंट टाइम पे कुछ ना कुछ वैल्यू है, उसको हम लोग बोलते हैं एनालॉग, ठीक ना। अब जैसे देखिए, जैसे अब हम लोग देख रहे हैं, तो एनालॉग क्या है कि कंटिन्यूस रेंज में होना चाहिए, ठीक ना, कंटिन्यूस रेंज में। अब वाई कन्वर्ट टू डिजिटल, अब मतलब अब समझ, ठीक है, आप लोग ने बोला ठीक है सर कन्वर्ट करेंगे, लेकिन क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि क्या बोला, बिकॉज आवर माइक्रो कंट्रोलर ओनली अंडरस्टैंड डिजिटल। ये बात आपको समझ में, क्योंकि हम लोग का जो माइक्रो कंट्रोलर है वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल वैल्यू को ही क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है, मतलब समझता है। वो क्या करता है, एनालॉग वैल्यू को अंडरस्टैंड नहीं करता। आप एनालॉग वैल्यू दीजिएगा, आप तो एनालॉग वैल्यू दीजिएगा, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, वो डिजिटल वैल्यू को समझेगा, क्योंकि आप लोग का जो माइक्रो कंट्रोलर है वो सिर्फ बाइनरी कोड को समझता है। आप लोग जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग सिर्फ बाइनरी कोड को समझता है, क्या तो 0 और 1 को समझेगा, उसके सिर्फ और कुछ नहीं समझता है, ठीक है ना। इसमें जब आप प्रोग्रामिंग कीजिएगा तब समझ में आएगा आपको। आप तो लिख रहे हैं ये, लेकिन प्रोग्रामिंग क्या होता है उसके अंदर, कंप्यूटर क्या समझता है, सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, 0 1 समझता है ना। तो इसी तरह हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है वो सिर्फ डिजिटल लैंग्वेज को समझता है, नॉट ए एनालॉग लैंग्वेज। तो माइक्रो कंट्रोलर वाज नॉट रीड एनालॉग वैल्यू, ओनली रीड डिजिटल वैल्यू, तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस स्लाइड। तो आप लोग को समझ में ये आना चाहिए कि जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, जितना भी माइक्रो कंट्रोलर होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल लैंग्वेज को समझता है, डिजिटल को ही समझता है, एनालॉग को नहीं समझता है, ठीक ना। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके क्या हो जाएगा, समझ में आएगा। हम लोग वैल्यू देंगे एनालॉग, लेकिन वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करके डिजिटल में करेगा, डिजिटल में तब जाकर माइक्रो कंट्रोलर समझेगा हाँ मेरे को ये करना, ठीक ना। जैसे आप लोग भी इंडियन है, अगर आप लोग को तेलुगु में बोला जाए तो आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ इंडियन की लैंग्वेज समझते हैं, आप तो तेलुगु की भाषा नहीं समझते, ठीक ना। तो उसके लिए क्या है, आपको कन्वर्ट करना होगा, आप तेलुगु से हिंदी में आपको कन्वर्ट करना होगा, तब जा क्या करिए आप समझ में आए। तो उसकी तरह क्या है, एक माइक्रो कंट्रोलर है जो कि डिजिटल लैंग्वेज को समझता है, ठीक ना, नॉट है एनालॉग को। तो एनालॉग को क्या करना होगा, डिजिटल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक ना। तो इसीलिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करना बहुत ही ज़रूरी है, समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए एनालॉग क्या है, यहाँ टोटल है A0 से लेके A5 तक टोटल एनालॉग पिन कितने, 6 हैं, टोटल एनालॉग पिन कितने हैं, तो 6 हैं। तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि हम लोग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो मेरा माइक्रो कंट्रोलर है, ये मेरा माइक्रो कंट्रोलर है ना, ये माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, मेरा सिर्फ और सिर्फ डिजिटल लैंग्वेज को समझता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर करते हैं, ठीक ना। तो ये समझ में आ गया आपको।
और यहाँ पे देखिए है ना टोटल 6 एनालॉग पिन है। तो ये क्या करता है एनालॉग पिन, हम लोग वैल्यू देते हैं इसमें एनालॉग, लेकिन ये क्या करता है कन्वर्ट करता है डिजिटल टू एनालॉग टू डिजिटल। उसके बाद फिर क्या होता है जो भी वैल्यू आता है उसको हम लोग रीड करते हैं। ठीक है, यहाँ से समझ आ गया। अब देखिए कुछ हम डेटा से बताते हैं, जैसे कन्वर्जन एनालॉग वैल्यू टू डिजिटल। जैसे मान लीजिए इनपुट ये दिया, ठीक, इनपुट दिए 0 वोल्ट, एनालॉग टू कन्वर्टर हो गया 0, ठीक ना, 0 हो गया। ठीक, जैसे आपको हम समझाते हैं इस तरह से, जैसे ये हो गया एनालॉग, ठीक, और डिजिटल वैल्यू ये हो गया, मान लीजिए डिजिटल आपको कैसे समझे, हाँ ये समझ लीजिए ये हो गया, ठीक, डिस्क्रीट। जैसे आप 0 दिए, यहाँ पे आप क्या किए 0 दिए, ठीक, यहाँ पे आप क्या किए 0 दिए, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। तो एनालॉग क्या है, एनालॉग में 0 दिए तो यहाँ पे गया 0, ठीक। उसके बाद फिर क्या हुआ 2.5 बोल दिए, मतलब यहाँ 2.5 बोल दिए, एनालॉग मान लीजिए यहाँ 2.5 दिए, ठीक, 2.5 दिए। तो डिजिटल वैल्यू में क्या आएगा 127 आएगा। जैसे ही आप 5 वोल्ट पूरा दे दिए, 5 वोल्ट दिए तो यहाँ क्या आएगा 255 आएगा। अब ये हो क्या रहा, तो ये क्या हो रहा है, ये डिजिटल रेंज को दिखा रहा है और ये क्या कर रहा है एनालॉग रेंज को दिखा रहा है, ठीक ना। क्यों डिजिटल में क्या होता है बीट पे काम करता है, डिजिटल में क्या करता है बीट पे काम करता है, ठीक ना, और एनालॉग में क्या करता है वोल्टेज पे काम करता है, ठीक ना। तो 0 का मतलब क्या हो गया लो हो गया, ठीक ना, और जैसे हम लोग 5 वोल्ट देंगे तो मतलब क्या होगा मैक्सिमम दे दिए तो मैक्सिमम इसका क्या होगा 255 होगा ना, 255 का तो 2 पर पावर 8 कितना होता है 256 होता है ना। तो 0 से लेके कितना हो गया 255। तो ये चीज़ आपको समझना होगा, ये चीज़ क्या होगा आपको समझना होगा, लेकिन जब तक आप ये चीज़ नहीं समझ पाइएगा तब तक क्या होगा आपको समझ नहीं। तो ये चीज़ आपको समझना होगा, है ना। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि हम लोग इनपुट वोल्टेज क्या दे रहे हैं और आउटपुट वोल्टेज क्या आते हैं। इनपुट में एनालॉग देते हैं तो आउटपुट में क्या आता है डिजिटल आता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ सारा चीज़ आपको क्या होगा समझना होगा, है ना, कि हम लोग एनालॉग कन्वर्टर क्यों करते हैं, एनालॉग क्यों कन्वर्ट करते हैं, हमको क्यों जरूरत है एनालॉग कन्वर्ट करने का, तो यही रीजन है, ठीक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं एडीसी आर्डिनो। तो दी आर्डिनो यूनो बोर्ड कंटेन 6 पिन ऑफ एडीसी। आपको हम जैसे बता दिए कि टोटल आर्डिनो में एनालॉग पिन कितने होते हैं, एनालॉग पिन कितने होते हैं टोटल 6 होते हैं, ये हमको आपको बता दिए, ठीक ना। और 10 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, मतलब जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है वो कितने बिट का है 10 बिट का, मतलब जो भी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा हुआ वो कितने बिट का है तो 10 बिट का, ठीक ना। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। दिस मीन्स द मैप ऑफ इनपुट वोल्टेज बिटवीन 0 to 5। एनालॉग क्या करेगा 0, क्योंकि ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है 0 से 5 वोल्ट तक है, तो एनालॉग वैल्यू क्या करेगा सिर्फ और सिर्फ 0 से 5 ही वोल्ट तक देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा, ठीक ना। अब उसको क्या करेगा इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कैसे करेगा, तो 0 से लेके 123 तक, ठीक ना। क्योंकि एनालॉग जो एनालॉग कन्वर्टर होता है वो क्या होता है एक रेंज का होता है, ठीक ना। जो एनालॉग को जो डिजिटल में कन्वर्ट कर वो क्या है एक रेंज में होता है। तो यहाँ रेंज कितना है 10 है, तो 2⁻10 अगर निकालिएगा तो इसका आता है 1024, ठीक ना। तो ये डिजिटल में क्या करेगा 0 से लेके 1024 तक ही, मतलब 1000 यहाँ 23 होगा, यहाँ क्या हो गया 23 तक ही क्या होगा उस वैल्यू को रीड करेगा चाहे कन्वर्ट करेगा जो भी हो, ठीक ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग एनालॉग वैल्यू दे रहे हैं डिजिटल में, उसको कन्वर्ट करके क्या मिल रहा है, ठीक ना। तो ये चीज़ आपको क्या होना चाहिए समझ में आना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो दे रहे हैं एनालॉग वैल्यू, लेकिन डिजिटल क्या कर रहा है उसको कन्वर्ट करके डिजिटल में हम लोग को आउटपुट शो कर रहा है, ठीक ना। तो ये चीज़ आपको समझना होगा।
कैसे हमको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है ना, तो आई होप यहाँ पे आप लोगों को क्लियर होगा। अगर दिक्कत आता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, मैं कमेंट देखूँगा तो 100% ज़रूर उसको क्या करूँगा, सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ रीड राइट एनालॉग वैल्यू हम लोग करवाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एनालॉग रीड A0। ठीक है ना, तो एनालॉग रीड का मतलब क्या होता है। ठीक ना, एनालॉग रीड, तो एनालॉग जो पिन था मेरा A0 से लेके A6 तक पिन था। ठीक है, A6 तक पिन था ना, तो उसको क्या करेगा, हम लोग जो पिन पे एनालॉग देंगे तो ये लिख दें, तो A0 लिख देते, इस पे जो भी मेरा इनपुट है उसको क्या करेगा, एनालॉग रीड करेगा। एनालॉग क्या करेगा, रीड करेगा। उसी तरह इसमें है एनालॉग राइट। एनालॉग राइट का मतलब 2,128, मतलब ये हुआ कि जो भी मेरा डिजिटल पिन होगा उस पर क्या होगा, कनेक्ट होगा। कौन सा पिन पे कनेक्ट होगा, 2 नंबर पिन पे कनेक्ट होगा। और 128 लिखा है, ठीक ना, 128 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी 2 नंबर पिन पे है वो 128 का वैल्यू क्या करेगा, राइट करेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ कब समझ में आएगा, जब आप प्रोग्राम कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ अभी समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, समझाते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, तब समझ में आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव में। देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेगा, हम बता देते हैं आपको। जैसे आर्डिनो में क्या होता है, जैसे आर्डिनो में हम लोग सारा चीज़ पढ़ जाएंगे। अब उसको क्या करना, प्रोग्राम करना। तो प्रोग्राम करने के लिए कौन सा लैंग्वेज का यूज होता है, तो लैंग्वेज का यूज होता है या तो C प्लस। तो ये चीज़ ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि आर्डिनो आईडी में जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं वो कौन सा लैंग्वेज करते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि C और C++ यही दोनों लैंग्वेज का हम लोग यूज करते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि आर्डिनो में हम लोग क्या करते हैं, C++ या C का लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है C++ लाइब्रेरी का यूज करते हैं। ठीक ना, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 100% श्योर पूछेगा। ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या करेगा, पूछेगा कि आर्डिनो आईडी में हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं वो किस लैंग्वेज में करते हैं, तो या C या C++। ठीक ना, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव में आपको MCQ आएगा। तो आपको क्या करना है, ये टिक आउट कर देना है, आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे C और C++ को, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि आर्डिनो आईडी में हम लोग प्रोग्राम करते हैं वो किस लैंग्वेज में करते हैं, तो C या C++। आर यू अंडरस्टैंड। उसके बाद देखिए क्या होता है, हम लोग कोड लिख देते हैं इस लैंग्वेज में। उसके बाद फिर क्या होता है, इसको असेंबलर क्या करता है, कन्वर्ट करता है किस कोड में, तो मशीन कोड में। है ना, तो हम लोग लिखते हैं इसमें, लेकिन उसको कन्वर्ट क्यों करता है मशीन लैंग्वेज में, इसलिए कन्वर्ट करता है क्योंकि मशीन को सिर्फ 0 और 1 समझ में आता है। तो कन्वर्ट करता है 0 और 1 में, ताकि वो क्या कर सके, उस चीज़ को हम जो लिखे उस चीज़ को मशीन क्या कर सके, समझ सके। तो असेंबली का काम क्या होता है, असेंबली का काम क्या होता है कि जो हम लिखे हैं उसको क्या कर सके, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। मशीन लैंग्वेज जस्ट मीन्स, मशीन लैंग्वेज जो हम लोग बोल रहे हैं उसका मीन्स ये हो गया कि बाइनरी कोड में कन्वर्ट करें। ठीक ना, मतलब बाइनरी कोड में क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके। ठीक ना, तो हम लोग लिखते हैं C++ में, उसको क्या करता है, असेंबलर, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाइलर। तो जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाइलर, तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलिंग करता है। असेंबलर क्या करता है, असेंबलिंग करता है। वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, तो वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, ताकि क्या हो सके, जो हम कोड लिखें, ठीक ना, जो हम कोड लिखें वो गलत तो नहीं है। अगर गलत होगा तो क्या होगा मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि देखो जो हम कोड लिखें और ये कोड, ये दोनों आपस में मैच होगा, तभी जाकर क्या होगा, प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा। अगर मैच नहीं होगा तो वो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए आपको। ठीक ना, कि हम जो लैंग्वेज लिख रहे हैं वो किस में लिख रहे हैं, C और C++ में लिख रहे हैं।
ठीक है। असेंबल क्या है, ये दोनों को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। अगर ये दोनों अगर इस जो हम लिखें और ये मशीन लैंग्वेज का अगर दोनों का कोड अगर मैच हो गया तो क्या आ जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक ना। अगर दोनों का कोड मैच नहीं हुआ तो क्या आ जाएगा, एरर शो करेगा, ठीक ना। तो ये चीज़ कब समझ में आएगा, जब आप प्रोग्राम कीजिएगा, ठीक ना। प्रोग्राम कीजिएगा तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद रखना है कि आर्डिनो आईडी में कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, तो सी या C++, ठीक ना। ओके, आर यू गॉट इट? ओके, अब हम लोग चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कुछ डेटा टाइप्स ऑपरेटर, ठीक है। अब डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए, तभी तो आपको समझ में आएगा हम प्रोग्राम कैसे करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इंटीजर पे, ठीक है ना। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर जस्ट लाइक ए नंबर होता है, ठीक है। जितना भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, वो क्या हो गया, इंटीजर हो गया, ठीक है ना। वो क्या हो गया, इंटीजर हो गया। जितना भी नंबर है वो क्या हो गया, इंटीजर हो गया, ठीक है ना। तो इंटीजर में क्या होता है, ओनली फॉर नंबर होता है। तो क्या लिखा है, यूज द इंटीजर वेरिएबल बिटवीन इतना एंड इतना। इसका रेंज दे दिया कि आप इतने से इतने के बीच में क्या कर सकते हैं, इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है ना। तो खैर उतना आपको ज़रूरत तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो आपको उतना ज़रूरत पड़ेगा नहीं, आपको जितना ज़रूरत पड़ेगा उतना ले। बस इंटीजर का मतलब ये है जितना नंबर होता है वो सारा क्या है, इंटीजर है, नंबर्स। अब इसमें भी बहुत सारे हैं, अब ये नहीं कि आप ये ले लीजिएगा 1 2 पॉइंट ये .14, तो ये नॉट इंटीजर, नॉट इंटीजर, ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, ठीक ना। ये किसी और वैल्यू में आता है, ठीक है। तो इंटीजर का मतलब क्या है ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो ये सारा इंटीजर, इंटीजर ये नॉट है इंटीजर। तो ये चीज़ आपको समझ में आता है। इंटीजर का मतलब क्या हो गया कि जितना न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया वो क्या होगा, इंटीजर हो गया, ठीक। ये हो गया, समझ में आपको आ गया, ठीक। अब आपको हम समझाते हैं, चलिए। इंटीजर हो गया, समझ में आ गया। अब इंटीजर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं INT। जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर को लिखेंगे INT, नहीं ना। तो इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म होता है आईडी, जैसे एग्जांपल देख लीजिए INT, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। उसके बाद फिर आता है कैरेक्टर, ठीक है, जस्ट लाइक कैरेक्टर, ठीक। चलिए, तो ये हो गया आपका कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होता है जितना भी अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, वो सारा आपको क्या आ गया, कैरेक्टर में आ गया। जितना भी अल्फ़ाबेट्स है वो क्या आ गया, कैरेक्टर में आ गया। इसका भी क्या किया गया, वैल्यू डिफाइन किया गया 127 से लेकर 128 तक है, ठीक ना। तो कैरेक्टर में जितना भी अल्फ़ाबेट आ गया सारा कैरेक्टर, जैसे A आ गया, B आ गया, D आ गया, E आ गया, तो ये सब क्या है, सारा चीज़ कैरेक्टर, ठीक ना। तो ये कैरेक्टर में डिफाइन करता है, और कैरेक्टर का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं कैर, ठीक है। जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे तब समझ में आएगा कि हम लोग कैरेक्टर का यूज कब करेंगे, इंटीजर का यूज करेंगे कब करेंगे, तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो कैरेक्टर जस्ट लाइक ए अल्फ़ाबेट्स, ओके, आर यू गॉट इट? चलिए, उसके बाद हम लोग आते हैं लॉन्ग पे, ठीक। अब हम लोग आते हैं लॉन्ग पे। तो देखिए लॉन्ग क्या है, एक नंबर ऑफ स्टोरेज हो गया, मतलब ये आप बोल सकते हैं कि लॉन्ग का मतलब क्या है, इंटीजर पार्ट। लेकिन अगर हमको ज़्यादा वैल्यू लेना होगा, मतलब हमको बहुत सारा वैल्यू लेना होगा, ठीक ना, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग का यूज करेंगे। जैसा एग्जांपल देख लीजिए, ये इसमें हम लोग क्या किए, बहुत सारा वैल्यू ले 6 अंक 7 अंक 8 अंक ले लिए, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग का यूज करेंगे, ठीक ना। तो लॉन्ग का शॉर्ट फॉर्म हो गया LONG, ठीक ना। तो जब आप प्रोग्राम करेंगे तब हमको आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप प्रोग्राम कर रहे हैं कॉलेज में तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो लॉन्ग का यूज कब करते हैं, जब नंबर्स ऑफ डिजिट क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। नंबर्स ऑफ डिजिट जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, लॉन्ग का यूज करेंगे, ठीक ना। जब नंबर ऑफ डिजिट कम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर का यूज करेंगे, ठीक ना। ये चीज़ समझ में आ गया। उसके बाद आप आते हैं नेक्स्ट में फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है, जस्ट लाइक एक डेसिमल, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई वैल्यू
अगर कोई वैल्यू आपको डेसिमल में आ गया, तो जैसे मान लीजिए 1.34 आ गया, ठीक है ना। अब ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, ये हम आपको बता चुके हैं, ये इंटीजर नहीं है। तो ये क्या आ गया, तो फ्लोट आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, फ्लोट में आ गया, ठीक है। ये नॉट एज इंटीजर है, नॉट ए इंटीजर, ये क्या आ गया, फ्लोट में आ गया। तो फ्लोट का मतलब ये हो गया, अगर कोई वैल्यू डेसिमल में आ रहा तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लोट में, फ्लोट डेटा टाइप में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डाल सकते हैं, ठीक ना। जैसे एग्जांपल देखते हैं, फ्लोट नंबर ये हो गया 1.291, तो ये क्या हो गया, फ्लोट में आ गया, ठीक ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, ठीक ना, कि ये जो है वो फ्लोट में आ गया। अगर डेसिमल वैल्यू आ रहा तो उसको हम क्या करेंगे, फ्लोट में डालेंगे, ठीक है। अगर फ्लोट में नहीं डालेंगे तो सिर्फ क्या होगा, 1 डिजिट होगा, ठीक है। अगर इसी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर में डाल देंगे तो सिर्फ क्या होगा, 1 वैल्यू। अगर इंटीजर के वैल्यू को अगर फ्लोट में डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए ये 1200 इंटीजर है, ठीक है। अगर इसको हम फ्लोट में डाल दें, अगर इसको फ्लोट में स्टोर करवा दें, तो ये क्या आ जाएगा, 100, यहाँ पॉइंट दे देगा और यहाँ 00 आगे 00 चलते रह जाएगा, ठीक ना। तो ये सारा चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक ना। ये सारा चीज़ देखिए, यहाँ पे तो हम थ्योरेटिकल बता दिए, लेकिन प्रैक्टिकल आप कहाँ कीजिएगा, तो अपने कॉलेज में कीजिएगा, तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं, अगर कोई दिक्कत होता है तो ऑब्वियसली हमें कांटेक्ट कीजिए, ठीक है ना। मैं आपको 100% श्योर क्या करूँगा, उस चीज़ को सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। प्रोग्रामिंग में अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो आप 100% हमको फ़ोन कीजिए, ठीक है ना। मैं आपको 100% श्योर बोलता हूँ कि आपके प्रोग्रामिंग में हेल्प जरूर करूँगा, ठीक है ना। तो ये हो गया इंटीजर, क्या है, लॉन्ग और फ्लोट होगा, ठीक है। ये 4 डेटा टाइप हो गया जो कि आपके लिए इनफ है, ठीक ना, आपके लिए इनफ है। इंटीजर हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, लॉन्ग हो गया, ये सारा चीज़ डेटा टाइप क्या है, आपके लिए इनफ है, ठीक। अब हम लोग आते हैं स्टेटमेंट एंड ऑपरेटर, ठीक। स्टेटमेंट एंड ऑपरेटर, ठीक। देखिए स्टेटमेंट ऑपरेटर यूज होता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कमांड यूज, जैसे एग्जांपल में थे इंट एक्स हो गया, इंट क्या कर इंडिकेट कर रहा है इंटीजर, और एक्स क्या कर रहा है, मतलब एक्स का जो भी वैल्यू है वो क्या रहा है, इंटीजर में स्टोर कर रहा है। तो इंटीजर हो गया 13, ठीक है ना। तो इंटीजर क्या हो गया, 13 हो गया ना। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ऑपरेटर ऑफ सिंबल और जैसे मैथ में, तो मैथ का भी होगा, ठीक है ना। जैसे आप लोग कीजिएगा तो मैथ ऑपरेटर्स क्या है, एडिशन का हो गया, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का हो गया, परसेंटेज का हो गया, डिवाइडेड का हो गया, तो ये सब क्या है, मैथ का ऑपरेटर है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, मैथ का ऑपरेटर है, ठीक। उसके बाद आपको लॉजिकल ऑपरेटर भी चाहिए, लॉजिकल ऑपरेटर भी तो चाहिए। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, देखिए ये क्या है, इक्वल का है, नॉट इक्वल का है, एंड का है, और का, ठीक है ना। लॉजिकल ऑपरेशन आप क्या कर, आप प्रोग्राम कीजिएगा, आप लॉजिकल ऑपरेशन भी देखिएगा ना। तो लॉजिकल ऑपरेशन क्या है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, एंड का है, और का। तो ये चीज़ सारी चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, तो इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन हो गया, इक्वल लेस देन हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो ये सारा चीज़ क्या है, आपको कंपैरिजन ऑपरेटर है, ठीक ना। अब जैसे कुछ इसमें आता है सिंटैक्स आता है, सिंटैक्स में क्या आता है, सेमीकोलंस भी आता है। ये सेमीकोलंस हो गया, आपको देना होगा, कर्ली ब्रैकेट देना होगा, सिंगल लाइन देना होगा, कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट देना होगा। तो ये सब चीज़ क्या, जब प्रोग्राम कीजिएगा तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि सेमीकोलन का यूज कब करते हैं। सेमीकोलन का देखो ये होता है सेमीकोलन, ठीक है ना, ठीक है ना। ये सेमीकोलन के अंदर क्या होता है, सारा चीज़ प्रोग्राम लिखा आता है। उसके बाद ये सेमीकोलन क्या होता है, बंद होता है। तो ये चीज़ जब का तब समझ में आएगा जब हम लोग प्रोग्राम करें, ठीक ना। तो ये चीज़ समझना होगा, आप लोग प्रोग्राम करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, है ना। ये सेमीकोलन का यूज क्यों करते हैं, ठीक है ना। चलिए, जैसे आपको ये हो गया, मल्टीपल ब्रैकेट हो गया, सिंगल लाइन हो गया, कमेंट हो गया, तो ये सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग कुछ देख लेते हैं कंपाउंड ऑपरेटर्स हो गए। जैसे ये हो गया इंक्रीमेंट का हो गया, डिक्रीमेंट का हो गया, एडिशन का हो गया, सब्ट्रैक्शन का हो गया, कंपाउंड मल्टीप्लिकेशन का हो गया, डिवीजन का हो गया। ये सारा चीज़ क्या है, ऑपरेटर्स हैं। वो समझ में आएगा जब आप लोग यूज होगा तो कीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे ऑपरेटर्स,
एग्ज़ाम में आपको ज़रूर पूछेगा ऑपरेटर, या तो डेटा टाइप पूछ सकता है या तो आपको लॉजिकल ऑपरेटर पूछ सकता है। ये चीज़ ऑपरेटर क्या है आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, अब जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग कुछ प्रोग्राम के पास आते हैं। ठीक ठीक, जैसे ये देखिए क्या है, ये आपका आर्डिनो आईडी का क्या है, ये फ्रंट पेज है। जब आप लोग आर्डिनो आईडी क्या कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। जब आप लोग आर्डिनो आईडी डाउनलोड कीजिएगा तो ओपन करने के बाद ये क्या होगा, आपका फ्रंट पेज ओपन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारा चीज़ दिया हुआ, यहाँ पे क्या है, बहुत सारा चीज़ दिया हुआ। यहाँ पे क्या किया है, बहुत सारा चीज़ दिया हुआ। अब इसको क्या करना है, थोड़ा हम लोग को समझना है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, किसी मतलब यहाँ से अब हम लोग, अब यहाँ से क्या हो गया, आर्डिनो आईडी के बारे में सारा जानना है, ठीक ना। तो इससे पहले जितना भी हम बता दिए, यहाँ तक आप लोग को ईजिली समझ में आ गया, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। यहाँ तक आज के लिए यहाँ तक ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद एक क्लास और लगेगा तो क्या हो जाएगा, आर्डिनो आईडी से रिलेटेड सारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया। आप लोग को अगर कोई भी दिक्कत होता है, ठीक ना, आप लोग को अगर कोई भी दिक्कत होगा तो ये मेरा फ़ोन नंबर है, ठीक है। हम अपना फ़ोन नंबर लिख देते हैं, 1 मिनट, हम अपना फ़ोन नंबर आपको लिख देते हैं। आप लोग अगर चाहें तो हम लोग, अगर आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक ना, तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप लोग अगर चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। मेरा नाम प्रियांशु कुमार है, ठीक। तो आप लोग अगर चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कीजिए। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होता है, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिक्कत हो, चाहे मतलब किसी भी फील्ड में आपको दिक्कत हो, ठीक ना, तो आप लोग ईजिली कांटेक्ट कर सकते हैं। यस, एम्बेडेड सिस्टम में मेरा गारंटी है कि मैं आपका 70 में 70 मार्क्स ज़रूर दिलवाऊँगा, ठीक। बस आप मेरे साथ मेहनत कीजिए, ठीक ना। मेरा काम है कंटेंट डिलीवर करना और आपका काम है मेहनत करना। अगर आप सारा वीडियो देख लेते हैं तो आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए जितना भी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, आप देखिए आपका अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। बाद बाकी यहाँ तक के लिए, आज तक के लिए यहाँ इतना ही, बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट करें, चाहे हमसे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर है 6202629399। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।